नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने दूसरी सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी। इससे पहले 20 पार्टी नेताओं को दायित्व दिए गए। वहीं से लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की ओर से अभी तक 38 दायित्व बांटे जा चुके हैं। जिन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत ही अनुभवी हैं। इस पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का भी बयान आया। उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा गरिमा दसौनी ने। सबसे पहले मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो सूची जारी हुई है, 20 लोगों की पहले जारी हुई है, 18 लोगों की ये दोबारा जारी हुई है। ये सभी 38 लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, निष्ठावान हैं। और इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते उन्हें धन्यवाद देता हूँ। देखिए, चिराग लेकर भी इनको सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहते हैं उनको बीकेटीसी के अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं। सेवा विस्तार पुराने अध्यक्ष को मिला नहीं। सीईओ जो है बीकेटीसी का वो ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहा है जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। वो लोगों को एसीपी दे रहा है, कर्मचारियों को, जिसके लिए उसको अधिकार नहीं है। बोर्ड फैसला लेगा कि किसको क्या दिया जाना है। तो ये कितना मान्य होगा सीईओ का फैसला, कितना नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। वहीं दूसरी ओर 18 के बाद फिर 18 को दे दिया गया है दायित्व। ऐसे में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो तो इनसे हो नहीं पा रहा है। 5 मंत्रिमंडल के पद खाली हैं, लेकिन जो 5-6 मंत्री हैं उन्होंने क्या ऐसा गजब कर डाला है जो ये दायित्वधारी कर देंगे। ये वही करेंगे जो इनके पूर्वजों ने किया, भ्रष्टाचार करेंगे, अपनी जेबें भरेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी में साएं साएं इधर से उधर आम जनता को परेशान करते हुए घूमेंगे, मोटी तनख्वाह ये लेंगे, 4-5 का स्टाफ ये लेंगे। तो इतना वित्तीय बोझ इस प्रदेश के ऊपर पड़ने वाला है जो ऑलरेडी विकट आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो ऐसे में क्या फर्का लिया मंत्रियों ने और क्या फर्का लेंगे ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी दायित्व आपकी सरकार है सबको दे डालिए। नवरात्र के पावन अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम ने एक सराहनीय पहल की है। दरअसल निगम परिसर में मेयर और नगर आयुक्त ने निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन कराया। इस आयोजन में नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सब बच्चे हमारे जो स्वच्छता हमारे कर्मी हैं उन सब के बच्चे हैं यहाँ पर हमने बुलाए हैं। लगभग 101 बच्चियाँ यहाँ पर हैं और मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ इन बच्चियों का भी, इन सभी परिवारों का मंगलमय हो, पूरे प्रदेश का मंगलमय हो, पूरे देश का मंगलमय हो। और 9 दिन जो नवरात्रि हम पूरा सनातन धर्म मनाता है, उसी के तहत आज अष्टमी के दिन पूरे निगम परिवार ने इन बच्चों का पूजन किया है और इन बच्चों से आशीर्वाद लिया है। या माँ के स्वरूप में हम सबके बीच में हैं और हमने इनसे यही इच्छा जाहिर की है कि पूरे हल्द्वानी शहर, पूरे प्रदेश, पूरे देश का भला हो, शुभ हो, मंगलमय हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही पावन यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं इस पर बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया, चारधाम यात्रा को सुगम सरल बनाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभाग युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं। देखिए, लगातार सारे विभाग इसमें बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं।
और जो रास्ते हैं आपको पता बिल्कुल इस समय ठीक हैं। और बर्फ़ जैसे केदारनाथ में बर्फ़ वहाँ पे अब लगातार लेबर काम कर रही, बद्रीनाथ में भी आप बर्फ़ है अभी, लेकिन वो लगातार मुझे लगता है आने वाले समय में अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ़ मुझे लगा 10 और 15 अप्रैल के बीच पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी और कम से कम रास्ता जाने आने के लिए योग्य हो जाएगा। और जगह जगह जहाँ सड़कें वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो हैं लगे काम PWD हैं और दूसरे अदर डिपार्टमेंट है जो इस कार्य को देखते हैं वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन होंगे सभी श्रद्धालुओं को, कोई भी किसी को दिक्कत आने की इस बार संभावना नहीं है। इस बार 2 नए प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग है जो हमने अपने रेंज लेवल पे एक डेडिकेटेड 4 धाम यात्रा सेल उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है रेंज कार्यालय में, जिसमें हमारे उसके जो हेड जो होंगे वो एडिशनल SP रैंक के अधिकारी होंगे और उनके साथ में उनके कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्पेक्टर रैंक के 1 अधिकारी होंगे, सब इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होंगे, बाकी हमारा जो पुलिस कर्मी वर्ग होगा वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे और वो जो है वो 24/7 इसमें काम करेंगे। कोई भी समस्या यात्रा से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर कहीं पे कोई ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग को रूट को डाइवर्ट करना है या बारिश में अगर कहीं रोड ब्लॉक है उसके लिए या फिर यात्रियों की यातायात भीड़ धामों में हो रही है उसके मैनेजमेंट के लिए तत्काल रूप से ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाया गया है डेडिकेटेड यात्रा से वो हमेशा काम करता रहेगा। वहीं हरिद्वार में भी DM कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यात्रा को लेकर बैठक की गई, जिसमें 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई। DM ने जानकारी दी है कि 4 धाम मार्ग पर अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने पर लोगों को रोकना पड़ता है, इसलिए हरिद्वार जिले में भी इस बार 4 होल्डिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसमें किस प्रकार से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाना है और समय से पूर्ण किया जाना है, इस संबंध में बैठक हुई है। और विशेष तौर पे चूँकि हरिद्वार ही द्वार है इस यात्रा का, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर भी रहता है इस बात का कि अगर ऊपर ज़्यादा संख्या हो जाती है तो यहाँ रुकना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग 4 स्थानों पे इस बार होल्डिंग पॉइंट बना रहे हैं। चेकिंग पॉइंट के अलावा नारसन में और बैराई कैंप में, ऋषिकुल में और इसके अलावा चमगादड़ टापू पे वहाँ हम लोग टेंट वगैरह लगा के लोगों के रुकने की व्यवस्था करेंगे। और उसके अलावा जो भी हमारे आश्रम हैं, आश्रय स्थल हैं, हमारे धर्मशाले हैं, उन सभी का जो है वहाँ पे डिस्प्ले रहेगा नंबर वगैरह, ताकि लोगों आसानी से बात करके जहाँ भी उपलब्ध जगह है वहाँ जाके लोग आसानी से रुक सकें। इसके अलावा स्टेशन की व्यवस्था किस प्रकार से चाक चौबंद की जाए उसके संबंध में जो कंपनी काम कर रही है उसके साथ भी वार्ता हुई। वो रुड़की में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल पास होने पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल का धूमधाम से स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष ने भारत सरकार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पास होने पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। बहुत अच्छा मुस्लिम समाज के लिए, अक्सर कर जो पसमानदा मुसलमान है, छोटा मुसलमान है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा। और ये मोदी जी ने पहले भी साबित करा, कोई छोटा मुसलमान बता दो कितना लाभ मिल रहा मुसलमानों को, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा और आगे भी मिलेगा। ये डबल लाभ के लिए बहुत अच्छी शुरुआत करी, इससे सब लोगों को फायदा होने वाला। ठीक है जी, नहीं जो कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी 14 में भी गलत गाइड करे गए थे कि मुसलमानों को ये हो जाएगा। बताओ क्या हुआ? मुस्लिमों को लाभ मिल रहा, चाहे स्वास्थ्य वाला, चाहे आवास वाला, चाहे जो ना राशन कार्ड के है, चाहे वो अनाज फ्री मिल रहा। बताओ कहाँ मुसलमानों को दिक्कत आई? और इसमें और डबल फायदा होने वाला मुसलमानों को, और बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए सभी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम करा प्रधानमंत्री जी ने। आपके नाम? मेरा न्याजी जी। वक्फ बिल देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ और 1950 से लेकर अब तक संविधान में कई संशोधन हुए हैं, बहुत सारे बिल में संशोधन हुआ है। 70 साल तकरीबन 60 साल कांग्रेस राज करके गई है, मुसलमान कहाँ गया है? ये एक ही बात का मुद्दा विपक्ष के हाथ क्यों लग गया है? क्या विपक्ष को लगता है कि करने से वो अराजकता पैदा कर पाएगी? बिल्कुल संभव नहीं है। ये ऐसा क्यों है? पिछले 60 साल में सरकार जो चीज़, बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, वो ये सरकार आई, इसने उसे हल कराया।
3 तलाक का मुद्दा था जो इस्लाम में हराम था, जो चीज़ उसे जो उलमा को चाहिए था उससे करना, वो चीज़ इन्होंने सरकार ने की। आखिर फिर उलमा क्या कर रहे हैं? विपक्ष यही मुद्दे क्यों लाता है? जो देश में और मुद्दे नहीं नजर आते विपक्ष को। जो मुसलमान के हित में होता है उसे मुसलमान को भड़का कर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके पिछले 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमान को क्या दिया है वो मुझे आप बता दो नियाजी साहब। रुड़की पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के तहत जो कानून लागू हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज में जो खासकर मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के जो गरीब जो तबका है, जिसे गरीब बच्चे हैं, विधवा औरत है, यतीम बच्चे हैं, तो इस तरह के लोगों को लेकर के माननीय मोदी जी ने ये इस बिल में संशोधन किया है और सीधा सीधा लाभ मुस्लिम बच्चों और हमारी जो विधवा बहनें हैं और तलाकशुदा बहनें हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। अच्छा प्रयास है। सबसे पहले क्या था कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही वक्फ बोर्ड में थे और वो केवल इस बोर्ड को लूटने का काम कर रहे थे। जो गरीब बच्चों का, जो मिस्किन बच्चों का हक था, वो हक उन तक नहीं पहुंच रहा था। वो केवल अपना ही पेट भरने का कार्य कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बिल जो 2024 जो बिल आया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की योजना पहुंचे, तो इसी को लेकर के जो बिल है, बिल में संशोधन किया गया है। इसमें बिल में क्या होगा कि विपक्ष ने क्या किया है कि एक भ्रांति फैलाई है कि हमारी जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, ये हमसे छीन ले जाएंगे, जबकि वक्फ का इससे कोई संबंध नहीं है। पनियाला अल्पसंख्यक मोर्चा, शुएब अली मेरा नाम है। वक्फ बिल जो आया है, खासकर जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, मुसलमानों के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति फैला गई है विपक्ष के लिए कि मोदी जी आएंगे, ये करेंगे, मोदी जी आएंगे, वो कर देंगे। 2014 से तीसरा टर्म चल रहा है सरकार का, अब तक कोई ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया। लेकिन विपक्ष को सिर्फ वोट लेना है, सिर्फ डर दिखाना है, किसी को अपना काम तो नहीं करना, सिर्फ ये डर दिखाना है। पिछले 70 साल से लगातार मुसलमान को डर दिखा रही है कि आप वहाँ वोट दोगे तो ये हो जाएगा, आप वहाँ वोट दोगे तो ये हो जाएगा। जबकि 70 साल से कांग्रेस का राज रहा है, उसमें मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, सरकार थी उनकी, लेकिन नहीं किया। सिर्फ डर दिखाया कि आप वहाँ वोट मत दीजिए। कभी विकास के नाम पर वोट नहीं लिया, डर दिखाकर वोट लिया है। इससे खासकर जो मुस्लिम बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, विधवाएं हैं, उनका होगा। क्योंकि जो ठेकेदार हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो चला रहे हैं, उनमें उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, बाहर लिखा रहे हैं और उस सारी संपत्ति का इकट्ठा करके उन्होंने अपने नाम कर रखी है। इसकी जांच होगी, जो जिसका हक होगा उसके पास जाएगा, फेयरनेस आएगी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर हो रही राजनीति पर योग गुरु रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में रामनवमी, जन्माष्टमी और ईद पर राजनीति से प्रेरित सभी पाबंदियों पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कहा कि देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। उधर केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यात्रा के सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अगले महीने बाबा केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ हो रही है और जनपद स्तर पे विभिन्न विभाग जिनके दायित्व हैं वो बखूबी युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं ताकि सारी सुविधाएं जो हमें यात्रा से पहले तैयार करनी है वो तैयार हो जाएं। अभी धाम में बर्फ़ भी पड़ी हुई है, उसको हटाने का काम भी युद्ध स्तर पे जारी है और मुझे आशा है कि इस बार की यात्रा अन्य सालों की यात्रा से अच्छी होगी और जो भी यात्री आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे हमारे प्रदेश से। और अब खबर मसूरी से, जहां बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस होने पर बीजेपी के नेताओं ने धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा, बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक है।
कार्यकर्ताओं को जिनके खून पसीने से आज भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उनकी मेहनत से आज हम लगातार हर राज्य में सरकार बनाने में सफल हुए हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं स्थापना दिवस की, और साथ में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पे काम करते हुए आगे बढ़ रही है, वो गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। लगातार इसी प्रकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर अग्रसर हो रही है। हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है और वो राष्ट्र हित के लिए विश्व पटल पर राष्ट्र के मुद्दों को रखने के लिए और जनहित के मुद्दों को रखने के लिए संकल्पित है। आज पूरा देश पूरा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस दिवस को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। तो फैसले भारत के हित में होने चाहिए थे, जो बहुत पहले जिसका निर्णय हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 1980 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद बना, वैसे तो जनसंघ के रूप में पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन 1980 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद जिस तरीके से निर्णय जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी 3 दशक से हम लोग देख रहे हैं, तो जिस तरीके से जनहित के मुद्दों में, चाहे वो धारा 370 का मामला था, चाहे वो 3 तलाक का मामला था, ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं जो होने चाहिए थे बहुत पहले, जिसका निर्णय होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ही इस तरीके के निर्णय ले सकते हैं जनहित के और भारत के हित के। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी अस्पतालों का 1 माह में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इसके लिए सचिव आपदा प्रबंधन को भी निर्देश दिए कि वो इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें। कल मुख्य सचिव महोदय ने बैठक ली थी आपदा प्रबंधन विभाग की। उसमें ये जानकारी चाहिए गई कि हॉस्पिटल्स जो हैं, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके यहाँ डिजास्टर आने पर क्या प्लान है, इसके बारे में देख लिया जाए। तो इस क्रम में हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं सभी अस्पतालों को। उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या क्या प्रकार की आपदा आने की संभावना रहती है उनके क्षेत्र में। जैसे भूकंप एक बहुत ही सामान्य सी आपदा है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो भूकंप को अगर हम ले लें कि भूकंप आने पर उनकी किस तरह से योजना रहेगी, किस तरह से काम करेंगे, कैसे रिएक्शन लेंगे, उसकी SOP बना लें सभी हॉस्पिटल, ताकि जब कभी कोई आपदा आती है तो उसको फिर उस तरह से हम डील कर सकें और किसी प्रकार से नुकसान को हम कम से कम कर सकें। जैसे जल भराव की संभावना कहाँ कहाँ है, जो निचले इलाके में कोई हॉस्पिटल हैं, अगर वहाँ बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरता है तो किस तरह से योजना होगी। इस तरह से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए क्या क्या संभावना है और क्या उनकी तैयारी है, क्या उनकी SOP होगी, उसके बारे में करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में हम लोग सभी को पत्र भेज रहे हैं। हरिद्वार में अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से पहले सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन की तरफ से हटाने का नोटिस दिया गया था। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान चारों तरफ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए, सराय में जो उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जो जगह थी, वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण था, तो उसके संबंध में ही पूरी विधिवत कार्रवाई करी गई, जिसमें पूर्व में नोटिस वगैरह दिए गए थे, आदेश जारी हुए थे। उसके बाद आज ये कार्रवाई करी गई, उसको हटाया गया। ये धार्मिक संरचना थी, वहाँ पे मजार के रूप में थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हटाया गया। नोटिस भी दिए हुए थे, नोटिस वगैरह पूरी सिंचाई विभाग की तरह टाइम भी दिए गए थे, उसके बाद पर्याप्त समय भी दिया गया था, बहुत टाइम। देखिए, इस संबंध में तो जैसे जैसे संज्ञान में जो आता जाता है, उसके बारे में जो संबंधित विभाग होता है उनके द्वारा नोटिस दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। नगर निगम देहरादून को सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है। इसे लेकर निगम की ओर से टैक्स वसूलने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई गई थी, जिनका असर पड़ा और बकायेदारों ने अपना भवन कर जमा कर दिया। इसे लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि 65 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भवन कर निगम में जमा किया गया है। वर्ष में 2024-25 में नगर निगम को अब तक का सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है और जो टैक्स कलेक्शन को लेकर के मुहिम चलाई गई थी, विभिन्न वार्ड्स में कैंप्स लगाए गए, साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुविधा दी गई भवन कर जमा करने की और इससे छोटे बकायेदारों को काफ़ी लाभ हुआ है। इसमें 1 करोड़ की धनराशि केवल व्हाट्सएप के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त हुई है और टोटल जो कलेक्शन है वो भी इस बार अगर हम रिबेट भी मिला लें 65 करोड़ से ऊपर की धनराशि है।
ये अब तक का सर्वाधिक है। और इस क्रम में जो टैक्स के हमारे टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको भी सम्मानित करने की योजना है। इसके अलावा जिन बकायेदारों ने डिफ़ॉल्ट किया है, जिन्होंने अपना कर ससमय जमा नहीं किया है, उन पर भी नियमानुसार पेनल्टीज़ लगाते हुए साथ ही साथ पेनल्टी के इसमें ब्याज भी लगता है, इंटरेस्ट अमाउंट भी लगता है, तो वो दोनों ही उन पर पेनल्टीज इम्पोज करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। दून विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का समापन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस तरह की ये पहली वर्कशॉप थी। वहीं समापन दिवस के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर ने बताया कि 3 दिनों तक चली इस वर्कशॉप में ज्यादातर थ्योरी को एक्सपेरिमेंट कर बच्चों को दिखाया समझाया गया। इससे न सिर्फ बच्चों का दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि उनकी शोध करने की क्षमता भी विकसित होगी। ये पिछले 3 दिन से हमारा यहाँ जो प्रयोगशाला चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, यहाँ उत्तराखंड में पहला बार 3 साइंस एकेडमीज का प्रोग्राम है, लेक्चर वर्कशॉप प्रोग्राम। इसमें लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स और टीचर्स आए हैं। ये 3 दिन से हमारा कोशिश था कि जो करिकुलम है बीएससी एमएससी का करिकुलम, वही फोकस रहेगा हमारा 12 लेक्चर में। 12 लेक्चर हमारा 6 रिसोर्स पर्सन से दिया गया। अभी लास्ट लेक्चर चल रहा है अभी, और इसमें बहुत पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। आज लास्ट लेक्चर के टाइम में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और इनसे फ़ायदा ऐसा होगा कि इनको हम करिकुलम के बारे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव दिया जाता है इसी, और कोई थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंट हिसाब से भी दिखा रहा हूँ टेबल पर। तो इससे मेरा ख्याल है कि हमारा सबको आइडिया है कि इससे बच्चों का बहुत सुविधा होगा, एंड इन द फ्यूचर उनको रिसर्च का मेंटालिटी भी डेवलप होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।